जय हिंद साथियों, ऐत्रेय इंस्टीट्यूट के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो भी हम डिस्कस करते हैं उसको अच्छे से रिवीजन, अच्छे से नोट्स और जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको आप बना रहे होंगे। दोस्तों, आज 3 जुलाई 2026 है और इस 3 जुलाई 2026 के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करना है। आज के न्यूज़ में देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो डायरेक्टली हमारे सिलेबस से लिंक करते हुए चीज़ों को एक तरह से करंट या उसका न्यूज़ का पार्ट बना हुआ है और उसमें बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ से लिंक करता है। जैसे फूड सेफ्टी वाला एक टॉपिक इसमें आएगा। तो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो या इंटरनेशनल न्यूज़ हो, उसमें जो कंटेंट हमारे लिए यूज़फुल होगा हम उतना रखेंगे और उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन बन सकता है, चाहे प्रीलिम्स का या मेंस का, उसको भी डिस्कस करके आपको टॉपिक से रिलेट करके उसको समझाऊँगा, ताकि आपको एक ट्रेंड पता चले कि अगर इस टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। आपसे आपसे उम्मीद ये है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लास्ट तक जुड़ते रहिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी, खासकर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा जो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो अच्छा कंटेंट हो सकता है, अच्छी गाइडेंस हो सकती है, वो उनको मिल सके। ठीक है? तो बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले हमेशा से शुरू करता हूँ और शुरुआत में पहले मैं बताता हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो आपका सोर्स डिफाइंड होना चाहिए और सोर्स बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। इधर-उधर यानी अनर्गल कोई भी सोर्स पढ़ने से अच्छा है कि आप ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो जहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं या यूपीएससी में क्वेश्चंस आने के एक तरह से जो ट्रेंड होता है। तो जैसे हम द हिंदू को फॉलो करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। इंडियन एक्सप्रेस को हम फॉलो करते हैं और गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है जिस पे गवर्नमेंट का अपडेट आता रहता है डेली बेसिस पर, उसको हम फॉलो करते हैं, पीआईबी। इस तीनों आर्टिकल, इस तीनों जो प्लेटफ़ॉर्म है, तीनों जो एक तरह से जो सोर्स है, इसमें अगर कोई आर्टिकल है, कोई न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेट करता है, हम उसको कवर करते हैं। और इसी तरह आज हमारा 5 टॉपिक है जो डिस्कशन का पार्ट बनेगा। सबसे पहले भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर जो समस्या है, उसको डिस्कस करना है। क्योंकि अभी एक ट्रेंड चल रहा है और आए दिन ये न्यूज़ आता रहता है कि भई 300 किलो नकली पनीर पकड़ा गया, है ना? कोई भी जैसे मान लो जैसे फ्रूट जूस होता है उसमें जो सेफ्टी मानक होते हैं, जो स्वच्छता के मानक होते हैं, उसका पालन नहीं कर रहा है। तो जितने भी जो खाने-पीने में जो मिलावट है ना? जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है, उससे ना मौतों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और इसी वजह से ये न्यूज़ में है। यानी खाद्य सुरक्षा को लेकर जो संकट है, उसमें एक संकट ये है कि उसमें मिलावट बहुत तेज़ी से हो रहा है और मिलावट की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। इसी वजह से ये न्यूज़ में है, इसको डिस्कस करना है। दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 साल हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में ये न्यूज़ में है। तो आपको पता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मूल पर्पस क्या है? कि इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा देना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी जो पानी है उसका ऑप्टिमम यूज़ किस ढंग से हो, ताकि सिंचाई फैसिलिटी को हम दुरुस्त कर सकें, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। इस वजह से सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, जिसके अभी 10 साल पूरा हो गया है। इसी वजह से न्यूज़ में है। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी क्या हुआ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, है ना, 111वें स्थापना दिवस पर बेसिकली 2025 में कौन से ऐसे जानवर और कौन से ऐसे पौधों जो नया खोजा गया है, उसका एक लिस्ट जारी किया है। ठीक? तो लिस्ट जारी किया है, तो ये भी न्यूज़ में बना है। और आपको पता है कि जब भी एनवायरनमेंट के एंगल से कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी न्यूज़ मतलब कोई भी इश्यूज़ अगर चर्चा में है, तो वो यूपीएससी का पूछने का टेम्परामेंट होता है। ठीक है? तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे कि इसमें कौन से स्पेसीज़ है, जो फ़ेमस स्पेसीज़ है, जो खोजा गया है और उसको जो जीव-जंतु है, जो पौधे हैं, उसमें शामिल किया गया है, उसको भी देखेंगे। अगला है केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली। बेसिकली ईपीएफओ, है ना? जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है लेबर मिनिस्ट्री में, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है साइट्स। और साइट्स का मतलब क्या है कि ईपीएफओ जो प्रोविडेंट फंड को मैनेज करती है, पेंशन को मैनेज करती है ना? जो सोशल सिक्योरिटी जो वो मैनेज करती है, इस सब से रिलेटेड जो डेटा है ना, वो उसको सेंट्रलाइज़्ड करना है, एक जगह समन्वय करना है। इसी संदर्भ में ईपीएफओ ने इस पहल को लॉन्च किया है, इसको भी डिस्कस करना है। और लास्ट में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बेसिकली आपको पता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी बहुत सारे जो डेटा होता है, जैसे मान लो कोई अपराध हुआ तो पुलिस में एफआईआर हुई तो वहाँ पे डेटा है। फिर ये कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट में उस केस से संबंधित कि अब क्या अपडेट हुआ वो डेटा है। मान लो उसकी जांच पड़ताल के लिए कोई फॉरेंसिक में गया मामला,
ठीक। तो उसमें कुछ डेटा है, यानी बेसिकली क्या है, आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित जो भी डेटा है उसको क्या करना है, एक तरह से इकट्ठा करना है ना। एक तरह से क्या बोला, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, यानी गृह मंत्रालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली को दुरुस्त बनाने के लिए क्राइम से संबंधित जो भी डेटा है ना, उसमें कोहेरेंस हो, समन्वय हो, एक ही जैसा एक ही जगह पर अपलोड हो, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए स्कीम लॉन्च हुआ है। इसको लागू किया गया है, एक तरह से लॉन्च तो पहले हो गया है, इसकी क्रियान्वयन को जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी समझेंगे क्या इसका डिस्कशन बनेगा। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक आज हमको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट हम करते हैं अपने पहले टॉपिक से, कि भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो सवाल उठता है कि समस्या क्या है। ठीक है, तो देखो, भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है। तो अगर ये मेंस का टॉपिक देखेंगे तो ये इकोनॉमी इकोनॉमी का पार्ट बनता है। ठीक है, सिलेबस और इकोनॉमी का है GS3 में। प्रीलिम्स में आएगा, तो प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि भाई खाद्य सुरक्षा कॉन्सेप्ट क्या है, जो फंसा इसमें ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या भूमिका, उससे संबंधित कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल जो भी हो, हम हर एंगल से इसको डिस्कस करेंगे। द हिंदू का आर्टिकल है, देख रहे हैं कि राइज इन फूड पॉइजनिंग केसेस हाईलाइट्स लैप्सेस इन फूड सेफ्टी डेटा। और इसमें कंसर्न व्यक्त किया गया कि जो मौत की संख्या है बढ़ती जा रही है खाद्य में मिलावट यानी पॉइजनिंग की वजह से। देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत में बड़े पैमाने पर खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग की घटना काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। और तेज़ी से बढ़ा है तो जो फूड सेफ्टी के लिए जो अथॉरिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा है। और इसी वजह से जो एक प्रोटोकॉल, एक तरह से जो अधिनियम बना है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, इसी अधिनियम के जरिए फसाए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बनाया गया है। फूड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लो, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि ये जो क्रियान्वयन, जो अधिनियम है, उसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है। जो फसाई है वो अपना एक तरह से जो जो बोल सकते हैं कि जो इसकी शक्ति, जो इसकी जिसका जो उत्तरदायित्व है, उसको ठीक से नहीं निभा रहा है। और इसी वजह से फूड पॉइजनिंग की जो समस्या है, उसकी वजह से मौतों की संख्या लगातार बढ़ रहा है। तो ये कंसर्न व्यक्त हुआ है कि जो फूड पॉइजनिंग है, खाद्य मिलावट है, उसमें जो बहुत सारे केमिकल्स मिला रहे हैं, खाने का जो टेस्ट बदल गया है। अभी आप कोई भी सब्जी देखो, जैसे मान लो गोभी है, लौकी है या धनिया है, उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू जो पुराने टाइम में होता था, जो ओरिजिनल होते थे, उस टाइप का नहीं है। हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में एक आपको एक अलग शेप दिखेगा। आम देख लीजिए, बिल्कुल गोल गोल लगता है, ऐसा लगता है कि इसको तराशा गया है। इसका मतलब क्या है, उसमें मिलावटीपन है, मिलावट है। अब अगर मिलावट, अगर किसी खाद्य में, किसी प्रोडक्ट में, किसी फूड में अगर मिलावट है, कोई पॉइजन उसमें मिलाया गया है, केमिकल्स मिलाया गया है, तो उसका सेवन करने से आपके हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और इसी वजह से ये न्यूज़ आया है, इसी वजह से ये आर्टिकल आया है। ठीक है, तो हर एंगल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी, तो खाद्य सुरक्षा का सिंपल मतलब है कि देश की जो आम जनता है ना, आम जनता है, वहाँ तक आम जनता के, है ना, आम जनता तक अगर जो खाद्य पदार्थ है, अगर वो सही ढंग से, है ना, पोषक पोषक युक्त, ठीक है, और इजी मतलब सस्ते ढंग से, बोल सकते हैं कि सस्ते में अगर इजीली एक्सेसिबल है या पहुंच पा रहा है ना, यानी उसका एक तरह से बोल सकते हैं कि सेवन कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। सही पोषक, सस्ते और स्वच्छ भी होना चाहिए, स्वच्छता के मानक भी उसमें पालन होना चाहिए। यानी अगर सही खाद्य पदार्थ देश के आम जनता तक पहुंच पा रहा है, यानी देश का आम जनता अगर खाने पीने की चीज़ों को, है ना, अपने जीवन में ला पा रहा है या उसका सेवन कर पा रहा है, इसका मतलब क्या, खाद्य सुरक्षा मेंटेन है। लेकिन अभी पता है आपको, स्वच्छता के मानक का पालन नहीं होता है, उसमें फूड पॉइजनिंग होती है, केमिकल्स होती है। इसकी वजह से जो गरीब जनता है ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो एक तरह से जो नॉर्मल जो खान पान है ना, जो बाजार में बिकते हैं उस पर निर्भर है। अब उसमें इतना सारा मिलावट है कि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि प्रोडक्ट में मिलावट है कि नहीं, उसका सेवन करते हैं तो फिर हेल्थ को नुकसान होता है। और इससे क्या होगा, खाद्य सुरक्षा के सामने संकट आती है। तो डिफिनेशन बहुत सिंपल है, देख लो, ये जैसे ये पनीर सब पकड़ाया जाता है कि पनीर, नकली पनीर। अब आए दिन अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो उसमें न्यूज़ आएगा कि 300 किलो नकली पनीर गुड़गांव से पकड़ा गया, एक न्यूज़ आया था। इस तरह से जो फास्ट फूड, जंक फूड सब जो मिलता है,
फास्ट फूड, जंक फूड सब मिलता है, उसमें जो स्वच्छता के मानक होने चाहिए, किस तरह से खाना रखना चाहिए, हाथ में किस तरह से वो प्लास्टिक पहनना चाहिए, है ना? ये सब जो सेफ्टी मानक है, जो स्वच्छता मानक है, इसका पालन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो एक तरह से बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन है ना? खाद्य में मिलावट है, जो पॉइज़निंग है, वो बढ़ जाता है और वो समस्या है हेल्थ के लिए। इस वजह से खाद्य सुरक्षा के सामने संकट है। ठीक, तो खाद्य सुरक्षा क्या है? बहुत सिंपल है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि हर व्यक्ति को हर समय पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित, पौष्टिक और सुलभ भोजन उपलब्ध होना, ताकि वह स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सके। ठीक है? ताकि वो स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सके। ठीक, देख रहे हैं कि हर समय क्या है, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक और सुलभ भोजन उपलब्ध होना, ताकि वो स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सके। अगर दूसरे शब्दों में इसको बोलना हो, तो भोजन का उत्पादन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस भोजन को प्राप्त, देख लो, एक्सेसिबल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसको वो खरीद सके, उसका वो उपयोग कर सके और उसको लगातार ये सब सुविधा मिल सके। डैट मीन्स तब जाके वो फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो पाएगा। लेकिन अगर खाद्य का उत्पादन हो रहा है और वो बिल्कुल स्वच्छता के मानक पर फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप कितना भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लो, ऐसे खाने-पीने की चीज़ें से स्वास्थ्य के सामने बिल्कुल समस्या पैदा होने वाली है और इसीलिए दिक्कत है। अब देखो, भारत सरकार में, इंडिया में कहते हैं कि फूड सेफ्टी और जो खाद्य मानक है ना? खाद्य में फूड पॉइज़निंग ना हो, जो स्वच्छता के मानक है, इस सबको मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन है फसाई। उसको पढ़ लेंगे तब हम फिर चुनौती-वुनौती सब डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा-सा ना फसाई के बारे में डिस्कस करते हैं। फसाई का फुल फॉर्म क्या है? फसाई का फुल फॉर्म है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देख रहे हैं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। बेसिकली यही ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो क्या करता है, खाद्य पदार्थ में जो सुरक्षा है, उसकी जो गुणवत्ता है, जो मानक है, कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए सुरक्षा मानक, उसको सुनिश्चित करने वाला एक वैधानिक निकाय है। तो अगर नकली पनीर कहीं पकड़ा जा रहा है ना? इसका मतलब फसाई ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर रेहड़ी टपरी किसी ठेले पर अगर मान लो कोई खाने-पीने की चीज़ मिल रही है, उसमें प्रॉपर स्वच्छता के मानक का पालन नहीं हो रहा है, इसका मतलब फसाई अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर फसाई अपनी ज़िम्मेदारी को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही यही है कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानक को सुनिश्चित करना, उसके लिए वैधानिक निकाय है, यानी संसद के अधिनियम के ज़रिए कानून बना है। देख रहे हैं? इस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के ज़रिए इसको बनाया गया है। तो यानी ये क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय है यानी संसद के ज़रिए इसको पावर मिला है, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा है और इसीलिए ये अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा है, तो इसीलिए इतने मिलावटीपन दिख रहा है ना? फूड पॉइज़निंग की समस्या दिख रही है। जो फसाई ऑर्गेनाइजेशन है ना, बेसिकली कहाँ पे है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से संबंधित है। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। ठीक? ये फसाई के बारे में आपको थोड़ा-सा जानना है। वैधानिक निकाय है। काम क्या है इसका? काम ये है कि खाद्य मानक निर्धारित करना। खाद्य मानक निर्धारित करना मतलब कि अगर मान लो कोई खाद्य पदार्थ है, ठीक? तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना? जैसे सेफ्टी मानक, स्वच्छता के मानक, है ना? किस तरह से स्वच्छता को मेंटेन करना है। पोषण, है ना? मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो किस तरह से मेंटेन होना चाहिए। क्या केमिकल कंपोज़िशन होना चाहिए, है ना? ये सब चीज़ें खाद्य पदार्थ के मानक को निर्धारित करता है। तो जैसे दूध है, तेल है, मसाले हैं, पैकेज्ड फूड है, ये सब की गुणवत्ता के जो मानक है ना, वो स्टैंडर्ड वो उसको तय करता है। उसके हिसाब से फिर अगर ये मानक तय कर रहा है, तो कोई मान लो कोई बिज़नेस है ना? कोई व्यापारी है, कोई दुकान है, कोई व्यवसाय कर रहा है, तो उसको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी ये मेंटेन करता है। जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, खाद्य निर्माता है, विक्रेता है, उसको फसाई से लाइसेंस या और पंजीकरण कराना आवश्यक है, क्योंकि फसाई से रजिस्ट्रेशन कराएगा तो फसाई ये गुणवत्ता वाला जो मानक है ना, उसको सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा और वो एक तरह से कंप्लायंस उसको बोलेगा कि भाई इसको लागू करना है आपको। फिर अगर ये नियम बना दिया, ये मानक तय कर दिया, तो लगातार वो मॉनिटरिंग भी करता है, निरीक्षण भी करता है कि भाई जो होटल है, उसमें जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, क्या उसमें वो गुणवत्ता मेंटेन कर रहा है? यानी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की लगातार निगरानी भी करना, ये भी दायित्व इनका है। ठीक है? देख रहे हैं कि मिलावट, दूषित या असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण रखना है, इसके लिए लगातार निगरानी करना है और लेबलिंग और पैकेजिंग के नियम बनाने हैं।
कि मान लो कोई खाने-पीने की चीज़ है, जैसे चिप्स है, चिप्स का पैकेट है, वो पैकेट बना है, तो पैकेट में क्या-क्या चीज़ें उस पर मेंशन होना चाहिए, किस तरह से ग्राहकों को सही चीज़ें बताई जानी चाहिए, उस सब के लिए मानक तय करते हैं। ठीक है? तो बेसिकली फसाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अगर कहीं पर भी कोई मिलावट है, खाने-पीने की समस्या दिख रही है, उसमें अगर पॉइज़निंग की समस्या है, केमिकल की समस्या है, तो कहीं न कहीं ये फसाई की जो फेलियर है, उसको दिखाता है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन के तौर पर क्योंकि ये उसी का मैंडेट है, ये सबको सुनिश्चित करना। तो सवाल उठता है कि खाद्य पदार्थ यानी खाद्य सुरक्षा के सामने चुनौती क्या है फिर? है ना? क्या-क्या चिंताएँ अभी हाल के दिनों में देखने को मिला है? तो सबसे पहला क्या है? खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइज़निंग। फूड पॉइज़निंग, ठीक। अब देखो फूड पॉइज़निंग की वजह से क्या हो रहा है, खाने-पीने की चीज़ें में क्या हो रही है, मिलावट हो रहा है। अब मिलावट हो रहा है, तो जो उत्पाद है, उसकी जो गुणवत्ता है, उससे समझौता हो गया और फिर इस गुणवत्ता से समझौता हो गया और फिर ऐसे प्रोडक्ट का अगर आप सेवन करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ें केमिकल्स आपके बॉडी में भी जाता है और जब वो आपके बॉडी में जाएगा, तो आपके हेल्थ को वो नेगेटिव तौर पर वो इम्पैक्ट डालता है और इसीलिए क्या है, ये समस्या है। देख रहे हैं, रिपोर्ट क्या है कि आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2024 के अनुसार एक डेटा है, एक रिपोर्ट है, वो क्या बता रहा है कि खाद्य फूड पॉइजनिंग की वजह से 2024 में लगभग 1122 लोगों की मृत्यु हुई। ये टेंडेंसी दिखा रहा है और ये आंकड़ा दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। ग्लोबल स्तर पर देखें तो डब्ल्यूएचए का रिपोर्ट 2026 के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि असुरक्षित भोजन से लगभग 866 मिलियन बीमारी और लगभग 1.5 मिलियन मौत इसकी वजह से होता है। यानी असुरक्षित भोजन यानी फूड पॉइज़निंग की वजह से, खाने-पीने में मिलावट की वजह से ये सब समस्या है। देख रहे हैं, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे लगभग 30% बीमारियों का बोझ वहन करते हैं केवल किस वजह से? फूड पॉइज़निंग की वजह से, खाने-पीने में मिलावट की वजह से। अब ये कंसर्न दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये कंसर्न दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि खाद्य सुरक्षा के दिशा में, है ना, स्वच्छता के मानक सही ढंग से लागू हो सके, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों की है, उसको सुनिश्चित करना है, रिफ़ॉर्म करना है ना? तो पहली चुनौती क्या है? खाद्य फूड पॉइज़निंग। दूसरा है कि जो खाने-पीने की सामान एक तो होता है कि चलो फूड पॉइज़निंग हो रहा है, लेकिन आप रोक भी नहीं रहे। तो जो निगरानी अथॉरिटी है, जो वैधानिक अथॉरिटी है, जिसको ये पावर मिला है कि वो सुनिश्चित करे, वो भी अपनी चीज़ों को ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो देख रहे हैं, जो नियामक निरीक्षण है और जो सिम्प्लिकेशन है, उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। कैसे? तो देखो एफएसएस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो अधिनियम है 2006 इसके ज़रिए जो खाद्य व्यवसाय संचालक है, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका जो लाइसेंस है और उसकी जो एक तरह से पीरियोडिक निरीक्षण होना चाहिए, वो उसमें क्या है ना बहुत सारी कमियाँ हैं। ठीक? बहुत सारी कमियाँ हैं। अब इस कमियों की वजह से लगातार निगरानी नहीं हो पाती तो फिर ये लोग जो अथॉरिटी है, जो खाद्य व्यावसायिक संचालक है ना, खाद्य ख फूड बिज़नेस है जो ऑपरेटर्स है, वो क्या करते हैं, मनमानी ढंग से खाद्य में कुछ भी मिलावट करते हैं। कई बार तो फँसाई अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट भी देखा गया क्योंकि करप्शन भी बहुत ज़्यादा लेवल पर है। इसकी वजह से क्या होता है, अनुपालन करने में जो नियम कानून जो बन गया है, उसको उसको लागू करने में समस्या होती है। उसका ढंग से क्रियान्वयन ही नहीं हो पाता और जब क्रियान्वयन नहीं होगा, तो ऐसे लोगों का मनोबल बहुत बढ़ जाता है, जो मिलावट करते हैं। तीसरी समस्या है कि एक तो मिलावट मिल रहा है, ऊपर से अगर मिलावट वाला कोई फसल खाओगे आप, देखो ना जैसे एक तो मान लो खाद्य पदार्थ में क्या है, मिलावट है। अगर वो मिलावट है उसमें, तो जो ज़रूरी पोर्शंस, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो तो मिलेगा ही नहीं और जब वो मिलेगा नहीं, तो इससे क्या हो रहा है, एक तो पहले से कुपोषण की समस्या है, कुपोषण की समस्या और बढ़ जाएगी, कि जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज़रूरी मिनरल्स हैं, वो मिल ही नहीं पाएगा। यानी कुपोषण की समस्या है, भूख की समस्या है, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, देख रहे हो कि भारत में लाखों लोग पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन से वंचित हैं। केवल पेट भरना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसको संतुलित बैलेंस डाइट चाहिए। ठीक? अब बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता क्योंकि एक तो खाने-पीने का सामान उपलब्ध नहीं, ऊपर से जो भी उपलब्ध है उसमें क्या है, मिलावट है, केमिकल्स यूज़ हो रखा है। ये चैलेंज है। दूसरा देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है?
जलवायु परिवर्तन से अगर आप देखेंगे, जलवायु परिवर्तन से समस्या क्या है कि जो आपदा है ना, आपदा की जो आवृत्ति है वो बहुत बढ़ गया है, और इसका परिणाम क्या हुआ कि आपको हीट वेव देखने को मिलता है। हीट वेव्स देखने को मिलता है, तो जो ड्रॉट है, जो सूखा है, सूखे की समस्या बढ़ जाती है। अनियमित वर्षा होती है, अनियमित वर्षा होती है। और आपको पता है कि भारत में जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, वो वर्षा पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। तो अगर अनियमित वर्षा होगा तो जो खाद्य पदार्थ की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो प्रभावित होती है, वो प्रभावित होती है। और इसी वजह से खाद्य सुरक्षा के सामने चुनौती प्रकट हो जाता है ना। तो जलवायु परिवर्तन भी बोल सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा के सामने समस्या प्रकट कर रहा है। ठीक है, ये चुनौती है। तो जलवायु परिवर्तन है, देख रहे 2022-23 में भीषण गर्मी के कारण गेहूं की उपज प्रभावित हुई, जिससे उत्पादन कम हुआ और सरकार को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ गया। अगली समस्या है कि एग्रीकल्चर क्या है ना। हम खाने पीने की चीज़ के लिए बहुत बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर पर निर्भर है, और हमारे देश में एग्रीकल्चर क्या है, मानसून पर निर्भर है, और मानसून जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है। तो खाने पीने की सामान क्या है, एक तरह से स्कार्सिटी हो जाता है, उसकी उपलब्धता प्रभावित होती है, और ये भी समस्या है। ठीक है, तो सवाल है कि अगर इतने सारे चुनौती है तो फिर समाधान क्या हो सकता है। देखो, एक और चुनौती है, एक और समस्या है खाद्य सुरक्षा को लेकर कि हेल्थ वॉशिंग। हेल्थ वॉशिंग का मतलब क्या है, ये एक ग्रीन वॉशिंग आपने नाम सुना होगा, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उसी कॉन्सेप्ट पर तर्ज है हेल्थ वॉशिंग। हेल्थ वॉशिंग का मतलब है ना, खाद्य जो पदार्थ है ना, उसके बारे में जो व्यापारी लोग हैं, जो कंपनी है, वो गलत अगर जानकारी प्रकट कर रहा है तो ये क्या है, हेल्थ वॉशिंग है। तो जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक, अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, अब उसमें बोलेगा कि यह प्रोटीन से युक्त है, मान लो ऐसा करके, प्रोटीन है, बहुत सारे मिनरल्स है, जो ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए झूठ बोला जा रहा है। और अगर इस तरह से भ्रामक प्रचार है ना, झूठ बोला जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, हेल्थ वॉशिंग। और आपको पता है कि अभी के टाइम में आए दिन जो कंपनियां हैं, हेल्थ वॉशिंग करके ग्राहकों को गुमराह करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठ फैलाती है। देख रहे हो, भ्रामक लेबलिंग करती है, अप्रमाणित स्वास्थ्य दावे कर देंगे। देख रहे हैं 2025-26 में फंसा है लगभग 100% नेचुरल। देख रहे हो, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बोला है कि 100% नेचुरल है। अब ऐसा दावा कर देगा तो क्या होगा, लोग खरीद लेते हैं, तो बाद में पता चला कि भाई नेचुरल तो है ही नहीं, कुछ आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाया गया है। और ये समस्या है, ये भी समस्या है। देख लो, भ्रामक दावों की वजह से बहुत सारे ब्रांडों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ गई, क्योंकि गलत पोषण संबंधी रोग उपचारक दवाई है ना, दावे करते हैं वो कि 100% नेचुरल है, प्रोटीन है इसमें, स्वास्थ्य को नुकसान नहीं हो सकता। तो अगर इतने सारे समस्या है तो फिर समाधान क्या होगा, समाधान क्या हो सकता है। तो पहला समाधान है कि टर्नओवर आधारित दंड किया जाए। अब देखो, अभी क्या है ना कि समस्या क्या है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, अब कंपनी ने मान लो कोई उत्पाद बनाया, अब उसमें उसने कुछ मिलावट का प्रयोग किया। अब होता क्या है, मिलावट का प्रयोग किया है, फसाई के सामने ये मामला गया, और फसाई को जांच में पता चला कि सच में ऐसा कुछ है। तो क्या करता है, उसके एवज में कुछ वो दंड लगाता है, और दंड इतना कम होता है कि वो कंपनी को लगता है कि अरे इससे क्या होगा, वो दंड का भुगतान भी कर देता है, और फिर धड़ल्ले से वो जैसा पहले चल रहा था वैसा ही उत्पादन वो करता है। यानी हो क्या रहा है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट की वजह से फसाई जो भी कदम उठाता है वो इतना कम है, इतना एक तरह से अनुपातिक रूप से कम प्रभावशाली है कि उससे डिटरेंस पैदा नहीं हो रहा है, भय पैदा नहीं हो रहा है, जिसमें सुझाव दिया जाता है कि केवल मामूली दंड मत लगाओ आप। अब क्या करो, कंपनी का जो टर्नओवर है ना एक साल का, उसके टर्नओवर की वजह से उसके कुछ परसेंटेज के बेसिस पर दंड लगाओ, और ये दंड इतनी ज़्यादा होगी, राशि इतना ज़्यादा होगा कि कंपनी का बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो फिर एक डिटरेंस पैदा होगा कि अगर कल होके कभी भी अगर मिलावट किया तो जो फसाई है वो इतना दंड थोप देगा कि फिर उस चीज़ से उबर ही नहीं पाएगा। और ये समस्या हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो फिर कंपनियां भी क्या होगा, जागरूक हो पाएगा।
तो ये सुझाव दिया जा सकता है कि टर्नओवर के आधार पर दंड लगाओ, मामूली दंड लगाकर काम नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा है कि जो एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रभावित हो रहा है, वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करो। यानी जलवायु अनुकूल अनुकूल कृषि होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि जलवायु अनुकूल कृषि में कि मतलब एक ऐसे फसल, ठीक है, अब जैसे मान लो कोई रीजन है, कोई क्षेत्र है, अब ये आपको दिख रहा है कि ये सूखा क्षेत्र है, तो जैसे पंजाब हरियाणा के सूखा वाले क्षेत्र में धान की खेती करते हैं और धान में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो पानी चाहिए तो अगर लंबे टाइम तक इस एरिया में खेती होगी धान की, तो पूरा जो भूमि है, उत्पादकता है, वो कम हो जाएगा और जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे चला जाएगा, लेवल जो नीचे चला जाएगा, पानी की समस्या और बढ़ जाएगी। तो इसमें सुझाव दिया जाता है कि जलवायु अनुकूल कृषि करो। यानी अगर इस रीजन में सूखा है तो ऐसे फसल को उत्पादन या एक तरह से यूज़ करो, इस्तेमाल करो, पैदावार पैदा करो जो सूखा को झेल पाए, यानी सूखा रोधी हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। जैसे जैसे बोल सकते हैं कि मिलेट्स। अब मिलेट्स है ना, मिलेट्स जो है बेसिकली इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सूखाग्रस्त इलाके में भी इसकी उत्पादन हो सकती है, तो कायदे से वहाँ पर इसकी मिलेट्स की खेती होनी चाहिए। और अगर इस तरह से खेती होगा, इस तरह से अगर एग्रीकल्चर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर जो क्लाइमेट की जो विशेषता है उसके संदर्भ में वैसे एग्रीकल्चर वहाँ पर बढ़ावा देकर हम जो खाद्य सुरक्षा है उसको मेंटेन कर सकते हैं, फूड सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे देख लो सूखा रोधी धान, गेहूं की किस्मों का विकास कर सकते हैं। मोटे अनाज जो मिलेट्स होते हैं, जैसे इसको श्री अन्न कहा गया है मोदी सरकार में, इस चीज़ की फसल की जा सकती है। इसके बारे में किसानों को जागरूक बनाओ, किसानों को बताओ जो एरिया है उसकी क्या क्लाइमेट जो विशेषता है उसके बारे में समझाइए और कौन सी फसल वहाँ पर उग सकता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है। फिर अगला देखो, हेल्थ वॉशिंग पर प्रतिबंध, कि जो गलत या भ्रामक भ्रामक जानकारी देता है ना, उसको रोका जाए और इसके संदर्भ में भी कड़े दंड की व्यवस्था करें। तो जो कंपनियां पैकेज पे बहुत सारे छोटे छोटे अक्षरों में लिखती है कि ये एक तरह से नेचुरल है ना, दावा करती है, उसको बड़े अक्षर में लिखने के लिए प्रेरित करो ताकि कस्टमर पढ़ते ही दिख जाए, है ना, तो बड़े अक्षर में लिखने के लिए बोले। ठीक है। देख लो, लेवल को बारीक अक्षर में लिखे जाने के बजाय क्या करना है, जानकारी को एक तरह से उच्च यानी हाई, एक तरह से विजिबल हो, इस तरह से उसको मेंशन करो। और अगला पॉइंट है कि फार्म टू फोर्क एकीकृत डैशबोर्ड, यानी बेसिकली क्या है, एक अंतर मंत्रालय डिजिटल लेजर जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक फसाई तथा कृषि मंत्रालय सम्मिलित हो, स्थापित किया जाना चाहिए। इसका क्या है कि खेत स्तर पर कीटनाशकों और एंटीबायोटिक्स के उपयोग की निगरानी एवं ट्रैकिंग सुनिश्चित करना। यानी फार्म टू फोक, फोक मतलब जो खाने वाला जो चम्मच होता है ना उसके बारे में। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए बोला गया है कि इंटरमिनिस्ट्रियल इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ावा दो। कैसे? तो खाद्य सुरक्षा मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वास्थ्य मंत्रालय की। ठीक, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत जो फसाई ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ये देख लेगा कि भाई खाद्य की गुणवत्ता क्या है, लेकिन मान लो कोई प्रोडक्ट खेत में ही है ना, खेत में ही वो बनकर ऐसा आया कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज हुआ है ना, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज हुआ है, तो पहले से ही एक तरह से विषाक्त थे, पॉइजन उसमें आ गया है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करना है, फसाई को या स्वास्थ्य मंत्रालय को कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना है। और अगर कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करेगा तो जो फसल है ना, जो लैंड से जो फसल निकलता है, खेत से जो फसल का उत्पादन होता है, उसमें भी हम क्वालिटी को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो खेत से सही फसल निकला और फिर जब मार्केट में आया तो वहाँ पर फसाई रोल में आएगा और फसाई खुद खाद्य पदार्थ की जो गुणवत्ता है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से जो अंतर मंत्रालय यानी इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑपरेशन है, अगर उसको बढ़ा पाएंगे तो फूड की जो गुणवत्ता है उसको खेत में भी सुनिश्चित कर पाएंगे और जो आपके प्लेट है वहाँ भी सुनिश्चित हो पाएगा। तो ये क्या है, फार्म टू फोक जो अवधारणा है ना उसको बढ़ाना है, तो ये एक सजेशन दिया जा सकता है। ठीक है, तब देखो खाद्य सुरक्षा के संबंधित जो भी इशू था हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो आपको ये क्वेश्चन करना है यूपीएससी मेंस वाला। क्या है क्वेश्चन
कि खाद्य सुरक्षा भारत में एक महत्वपूर्ण शासन चुनौती के रूप में उभरी है। सभी के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने में मौजूद संस्थागत और नियामकीय कमियों की परीक्षण कीजिए। तो जो समस्या है वो बता दो और फिर उसके बाद समस्या का समाधान बता दीजिए। ऑलरेडी मैंने हर डायमेंशन से इसको डिस्कस किया है, कवर किया है। आप इसको पढ़िए और अच्छे से लिखिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में हमसे पूछिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, फसाई से संबंधित। तो एक ट्रेंड भी पता चलेगा कि फसाई मैंने जो डिस्कस किया ना वो इसलिए डिस्कस किया क्योंकि बहुत फेमस टॉपिक है वो। क्वेश्चन क्या था? फसाई, फसाई से संबंधित है। क्वेश्चन पढ़िए और कॉमन सेंस लगा के इसको बनाते हैं। कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण है ना अपमिश्रण को रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। ये बात सही है कि 2006 में जो अधिनियम बना ना वो 1954 के जो अधिनियम था उसको रिप्लेस करके बना था। तो ये वाला अधिनियम, ये वाला तो स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा जो फसाई जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री में है। यहाँ तक तो ठीक है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है। फिर कह रहा है कि उसमें ना स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है, यानी उसके कंट्रोल में है। और अगर आप फसाई के बारे में जानोगे तो फसाई क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय में एक स्वतंत्र एजेंसी है जो स्वतंत्र यानी स्वायत्त तरीके से काम करती है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और ये गलत हो गया तो पहला स्टेटमेंट सही है ना? तो फसाई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप देखो 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अभी न्यूज़ में है फसाई, फसाई को लेकर जो ट्विटर है, एक्स है ना, उस पर काफ़ी ट्रेंड भी चलते हैं। आए दिन लोग इतने जागरूक हो गए कि कभी कभी भी कोई मिलावट प्रोडक्ट मिलता है तो उसके बारे में फसाई पर टिप्पणी करते हैं। दूसरा आर्टिकल है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये देखो, ये दो पीआईबी का न्यूज़ है कि लगभग 10 साल है ना, एक डिकेड हो गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने भारत में सिंचाई आधारित कृषि परिवर्तन को आगे बढ़ाते हुए लगभग 10 से अधिक वर्षों का टाइम पीरियड पूरा कर लिया है और इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो मूल उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा हम इसके ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। देखो नाम ही में ही स्पष्ट है कि जो कृषि है, जैसे मान लो एक एक फार्म लैंड है, ठीक, तो यहाँ पर खेती करने के लिए सबसे पहले तो सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, उस फैसिलिटी को सुनिश्चित करना है, ठीक। फिर उसके बाद जो पानी यूज होगा सिंचाई में उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना, यानी उसकी दक्षता को बढ़ाना है। और इन सब के माध्यम से बोल सकते हैं कि जल संरक्षण की दिशा में कोशिश भी करना है ना। ये सब जरूरी है आपको एक किसी फार्मलैंड पे काम करने के लिए। और बेसिकली प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना यही सब उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक तरह से लाया गया था, ठीक है, कि बेसिकली खेतों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, है ना, सिंचाई फैसिलिटी को हम अच्छे और एक तरह से इनेबल कर सके, जल संचय कर सके, पानी को एक तरह से बचा सके। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया था, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2015 में कृषि के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने, है ना, सुनिश्चित करने तथा सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, इरिगेशन लैंड का भी विस्तार करना है और उसमें जल उपयोग है ना, वाटर उपयोग करने की जो दक्षता है उसमें सुधार करना है। और फिर उसके बाद टिकाऊ जल संरक्षण जो प्रथा है, बेसिकली जो सस्टेनेबल जो वाटर कंजर्वेशन जो मेथड है उसको एक तरह से बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। यानी क्या है बेसिकली खेती, यानी खेती में जो पानी यूज़ होता है, जो सिंचाई के लिए पानी यूज़ होता है तो पहले तो क्या करना है, इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई सुविधा को बढ़ाना है। फिर पानी की कैसे यूज़ हो रहा है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है कि पानी का जब बहुत ज़्यादा बर्बादी नहीं होना चाहिए। और फिर जल को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो कंजर्वेशन मेथड है, जो प्रथा है ग्राउंड लेवल पर, उसको बढ़ावा देना। इन सब उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया था। बेसिकली ये क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है। और केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है? एक ऐसी योजना होती है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर सहयोग करते हैं।
तो देख रहे हो, जो नॉर्मल स्टेट है ना उसके लिए क्या है, 60% केंद्र देगा और 40% पैसा राज्य देगा। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है और जो हिमालयी स्टेट है उसमें लगभग 90-10% हिस्सा देते हैं कौन, 90% केंद्र और 10% राज्य। लेकिन कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो पता है वो केंद्र के अंदर है तो 100% केंद्र देता है। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है कि ऐसा स्कीम बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है ना, फाइनेंशियल मैकेनिज्म का, ये योजनाओं को बढ़ाने का, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर सहयोग करता है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, वो होते हैं पूरा कंट्रोल होता है केंद्र सरकार के अंदर, तो 100% पैसा केंद्र देता है। ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर सहयोग करते हैं। ठीक। दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण वही, पानी को बचाना है। देखें, हर खेत को पानी मिल सके और उससे किसानों की समृद्धि हो सके, इसको सुनिश्चित करना है। ठीक है, देख लो, तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो मुख्य फोकस क्षेत्र है ना, क्या क्या टारगेट किया गया है, तो पहला क्या है, कुशल सिंचाई के माध्यम से खेत में जो जल की बर्बादी होती है उसको रोकना। जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना। फिर देखो, अपशिष्ट जल का क्या कर सके, रीयूज कर सके, इसके लेकर कोशिश करना। जल और फसल प्रबंधन के लिए है ना, खेतों में जो जल है, जो फसल है, उसका मैनेजमेंट ठीक से हो, इसके लेकर जो सर्विस है उसको विस्तार देना। ठीक है, वर्षा आश्रित क्षेत्रों का है ना, जलागम दृष्टिकोण, मतलब वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, और जहाँ पर वर्षा नहीं होता है, अगर वाटर को प्रिजर्व करते हैं और वाटर को प्रिजर्व करके कंजर्व करके अगर ऐसे क्षेत्र में वाटर को यूज़ कर सके या ले जा सके जहाँ पर वर्षा नहीं हो रहा है, तो उस सूखाग्रस्त इलाके में भी वर्षा की आवश्यकता को, यानी पानी की आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं। देख लो, सिंचाई में निवेश करना है, जल उपयोग जो योजना है उसको एक तरह से आपस में लिंक करना है, इनके माध्यम से हर खेत को पानी मिल सके, इसको लेकर इरिगेशन फैसिलिटी का विस्तार करो। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है ताकि जो जल स्रोत है ना उसका हम एकीकरण कर सके। मैंने अभी बताया ना कि जैसे मान लो कोई रीजन ऐसा है जो सूखा है, ठीक, और वहीं पर कोई रीजन ऐसा है जो पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे टेक्नोलॉजी का विस्तार करो कि पानी को हम यहाँ से यहाँ पहुँचा सके, है ना। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी हो सकता है, उसको यूज़ करना है ना। फिर उसके बाद सिंचाई का ऐसा प्रयोग करना है कि जो जल उपयोग कर रहे हैं ना उसकी एफिशिएंसी में सुधार कर सके। और फिर जल जो वाटर रिसोर्सेज है उसका प्रिजर्वेशन या उसका कंजर्वेशन करो करो इस तरह से करो कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़े। ये सब फोकस एरिया है, इन सब की वजह से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लाया गया था। ठीक है, इसमें कहते हैं ना कि बेसिकली इसमें देखोगे तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बेसिकली 4 प्रमुख घटक है। तो ये उद्देश्य मुझे पता चल गया है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो लक्ष्य है ना, जो फोकस एरिया है वो पता चल गया। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 4 तरीके से पहल या इसके 4 घटक इसमें दिखते हैं। पहला घटक क्या है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत बेसिकली क्या होता है कि जो प्रमुख और जो मध्यम सिंचाई परियोजना है ना उसको फोकस किया जाता है, उसको लेकर परियोजना बनाई जाती है, उसके लेकर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाता है। और इसी इसी फैसिलिटी, इसी परियोजना को विस्तार देने के लिए 2016-17 के बाद से देखोगे तो लगभग 21,000 पैसा खर्च किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से। क्यों? ताकि जो त्वरित सिंचाई लाभ मिल सके, इसको लेकर जो जरूरी जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे तालाब बनाना है ना, पाइप से जोड़ देना, जो सूखाग्रस्त इलाका वहाँ पर पानी पहुँच सके, इसको लेकर जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नहर है, कैनाल है, ये सब बनाना है ना, ये सब कोशिश किया गया। हर खेत को पानी मिल सके, ये भी सुनिश्चित किया गया है। कैसे? तो हर खेत को पानी मिल सके तो कैसे मिलेगा, तो जो सरफेस वाटर है ऊपर, जैसे तालाब के जरिए, जो ग्राउंड वाटर है इसके जरिए मिल सके, तो उसकी सिंचाई सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के माध्यम से हम क्या करें, हर खेत को पानी दे सके, इसको लेकर सिंचाई की फैसिलिटी बढ़ाना। जलग्रहण क्षेत्र का विकास करना। तो देखो, जलग्रहण क्षेत्र का विकास का उद्देश्य क्या है, एकीकृत जल क्षेत्र प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से वर्षा आधारित तथा निम्नीकृत भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना। बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे कोई एरिया है, ऐसे समझिए आप, कोई क्षेत्र है, और अगर इस क्षेत्र में हम जैसे मान लो वर्षा हो रहा है, कितना अच्छा होता है इस वर्षा के पानी को हम रिजर्व, एक तरह से बोल सकते हैं कि कंजर्व कर सके, स्टोर कर सके,
उसको लेकर जो ज़रूरी अवसंरचना है उसको बढ़ाओ, ठीक है। बढ़ाओगे तो फिर इसको लेकर क्या होगा, ग्राउंड वाटर भी बढ़ सकता है। ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो बढ़ सकता है। जो रिवर है, रिवर नदियों का रिचार्ज हो सकता है। रिचार्ज मतलब नदी में पानी की जो कमी है वो बढ़ सकता है। इससे क्या हो रहा है, जल की जो जो एक तरह से उपलब्धता है, जो सप्लाई है, वो क्या हो रहा है, सुनिश्चित हो रहा है। ये भी कोशिश किया गया था एक घटक के माध्यम से। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका कोशिश ये है कि जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब क्या है, पानी का ऐसा यूज़ करो, पानी की जो दक्षता है उसकी बर्बादी मत करो, और ऐसा यूज़ करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल आपका हो सके, उत्पादन हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन हो सके तो आपके लिए आपको क्या करना है कि सिंचाई में जो पानी है उसका जो वेस्ट है उसको दूर करना है। तो उसके लिए बड़ा है कि ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई का यूज़ कर सकते हैं। इससे सटीक जल अनुप्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। जैसे देखो, ये है स्प्रिंकलर सिंचाई। इसमें क्या हो रहा है, पानी की फुहारा जा रहा है, तो पानी का जो वेस्टेज है उसको हम रोक पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक ही ड्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन हो रहा है। ये देखो ड्रिप इरिगेशन है, इसमें पाइप के जरिए जो फसल है इसमें हम पानी को पहुंचाते हैं। तो पानी का जो वेस्टेज है क्या होगा, रुकेगा, कम होगा। तो पानी का बहुत जो इफिशियंसी है वो बढ़ता है। बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपयोग में आ रहा है, एक तरह से उत्पादन हो रहा है। ये क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक महत्वपूर्ण पार्ट था। ठीक है। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन आया था सूक्ष्म सिंचाई को लेकर 2011 में, क्योंकि इरिगेशन में पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़िए और कॉमन सेंस लगाओ। कह रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि उर्वरक और पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है। बिल्कुल, इरिगेशन फैसिलिटी यानी माइक्रो इरिगेशन होगा तो सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, तो क्या होगा, पोषक तत्व और उर्वरकों की कमी कम कर सकते हैं, क्योंकि पानी की आवश्यकता ज़्यादा हो रहा है तो फिर नीड है, पानी कम होता है तभी तो पोषक यानी बोल सकते हैं जो पेस्टिसाइड उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, उर्वरक फर्टिलाइजर उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है यह सूखा आधारित कृषि में सिंचाई का एकमात्र साधन है। अब देखो, ये सूखा आधारित कृषि में यानी जो सूखा यानी जो ड्रॉट एरिया है उसमें कृषि के लिए सिंचाई का एकमात्र साधन है। एकमात्र मतलब ओनली। अब ये हो गया एक्सट्रीम। हाँ, ये जरूर है कि हेल्प करता है, ये साधन है, पर एकमात्र साधन है, ये एक्सट्रीम हो गया। एकमात्र नहीं है बल्कि और भी माध्यम है। तो दूसरा गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। वन इसमें भी, वन इसमें भी। थ्री देखते हैं, खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल तालिका की पुनरावृत्ति की जांच की जा सकती है। बिल्कुल जांच की जा सकती है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी की बात करता है ना। ये सही है, तो आंसर क्या है, 1 एंड 3। देख रहे, बहुत आसान क्वेश्चन था, कॉमन सेंस लगा के हम बना सकते थे। अब देखो 2025 में, है ना, ये जो तीसरा आर्टिकल है कि जानवरों और पौधों की खोज तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 111वां स्थापना दिवस। अब क्या हुआ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ना 111वां स्थापना दिवस था। अब इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जाहिर सी बात है, ये 2026 हम देख रहे हैं, तो पिछले साल 2025 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कौन से पौधों की जो प्रजाति है उसको खोजा, है ना, उस, है ना, तो उसका लिस्ट जारी किया है। फिर कौन से जो जीव जंतु है, जो जंतुओं को खोजा, उसका भी लिस्ट जारी किया है। और इसी वजह से न्यूज़ में है ये, यानी 111वां स्थापना दिवस में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पौधे और जो जीव जंतु उनकी जो नई प्रजाति उन्होंने जो खोजा है उसका लिस्ट जारी किया है, और इसी वजह से न्यूज़ में है। तो ये भी द हिंदू का न्यूज़ है। ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसमें काम की चीज़ें बस इतना है कि देखो जो एनिमल डिस्कवरी है ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खोजा है उसमें कौन कौन से प्रजाति है, फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने आप में है क्या उसके बारे में समझना है। ये दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पौधे के बारे में समझेंगे हम। तो एनिमल डिस्कवरी जो 2025 में हुआ है, जिसने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खोजा है, अभी जारी रिपोर्ट हुआ है उसमें, तो 2025 में देखोगे तो अपनी जीव जंतु की प्रजातियों के डेटाबेस में कहते हैं कि 709 नई प्रजातियों को खोजा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और वो ऐड किया है। जिससे क्या है, भारत के कुल जो ऑफिशियल जीव जंतु का जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो कितना बढ़ गया, लगभग 1,05,953 प्रजाति तक पहुंच गया। अब कहते हैं इसमें ना जो 709 नई प्रजाति खोजा गया, इसमें से अकेले 98 नई प्रजाति कहाँ पे है, केरल में खोजा गया। तो केरल का ज़्यादा योगदान है, यानी अग्रणी स्टेट रहा है। ठीक है।
क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट का वेटेज बहुत ज़्यादा आपको पता ही है। कौन से स्पेसीज खोजे गए उसमें से कुछ नाम आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक है मायोटिस हिमालयकस, है ना, ये याद रखना। बेसिकली क्या है, ये उत्तराखंड में खोजा गया। और ये विशेषता क्या है, तो बेसिकली क्या है, ये कीट बक्षी एक चमगादड़ का प्रकार है जिसकी पूंछ लगभग उसके शरीर जितनी लंबी होती है और ये कीट नियंत्रण में सहायक होता है। तो बस आपको याद रखना क्या है कि मायोटिस हिमालयकस क्या है, तो कीट बक्षी चमगादड़ है एक तरह से। फिर देखो लाइकोडोन इरविन, है ना, ये क्या है, तो बेसिकली ये ग्रेट निकोबार द्वीप में खोजा गया। ये भी क्या है, चमकाले काले रंग का विष रहित सांप है ना, पॉइजनस नहीं है ना, पॉइजन नहीं होता है, पॉइजनस मतलब विष रहित सांप की प्रजाति है एक। फिर देखो, फिर दूसरा तीसरा खोजा गया है पेटी कोटोलेमस, है ना, मैम डाफेनेसिस, ये नाम याद रखो। नाम दफा, है ना, नाम दफा ग्रीन फाइन थ्रॉटेड लिजार्ड है एक तरह से। लिजार्ड यानी छिपकली बोल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया, है ना, लिजार्ड का एक प्रजाति है, छिपकली है। फिर देखो फेटिकुलेटरस फेटिकोटोलेमस श्यान जेनेसिस, नाम भी बहुत थोड़ा सा टफ है ना दोनों। हाँ, यहाँ पर मैम डॉफेनेसिस है, यहाँ पर सियानजो नेफिसिस है। ये भी क्या एक तरह से लिजार्ड यानी जो गिलहरी है ना उसका प्रकार है। ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही खोजा गया। नाम थोड़े टफ है, बस याद रखो, है ना, जैसे ये नाम आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक बार गोल्डन मशीर न्यूज़ में था, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि गोल्डन मशीर क्या है। गोल्डन मशीर जो एक प्रजाति खोजा गया वो क्या है, मछली है कि बर्ड है कि जीव है कि मैमल्स है, कुछ इस टाइप का पूछ लिया। तो बेसिकली वो क्या था, गोल्डन मशीर एक मछली का प्रकार था शायद। हाँ, ठीक है। प्लांट डिस्कवरी भी हुआ, तो प्लांट डिस्कवरी में देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारी प्रजाति खोजे गए। और इसमें नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो मैंने 4-5 बता दिया ना वही। तो बेसिकली क्या देखोगे उसमें, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 49 पुष्प प्रजाति खोजा गया, सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो इसमें नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में आया है तो ये चर्चा में है। तो बेसिकली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, सर्वे करता है, नए नए प्रजाति को खोजता है, फिर उसको लिस्ट, या जो लिस्ट है ना भारत में जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करता है। उसमें कोई नई प्रजाति ऐड हुआ तो उसको जोड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, इन्वायरमेंटल है ना, जो पर्यावरण मंत्रालय है उसमें उसमें शामिल है। और ये बोल सकते हैं कि एक तरह से स्वतंत्र रूप में काम करता है ना। तो पर्यावरण मंत्रालय का एक प्रमुख शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करता है, लेकिन स्वतंत्र है, ठीक, अपने तरीके से रिसर्च करता है। मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। कहते हैं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो नींव पड़ी ना वो 1875 में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के प्राणी अनुभाग की स्थापना में निहित है। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि औपनिवेशिक देन है ना, आज़ादी से पहले की ये संस्था है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की औपचारिक स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1916 को एक स्वतंत्र संगठन के रूप में की गई और तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के पशु जीवन का सर्वेक्षण और अध्ययन के लिए किया जा सके, इस चीज़ के लिए किया गया था। यानी बोल सकते हैं कि ये आज़ादी से पहले एक तरह से एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक, तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। काम क्या है, बेसिकली जूलॉजी जीव जंतु से रिलेटेड सर्वे करना, कोई नई प्रजाति को ऐड करना। एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें यह है कि क्या ये वैधानिक निकाय है, तो ये वैधानिक निकाय नहीं बल्कि स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करता है। कोई वैधानिक निकाय नहीं, कोई कानूनी दर्जा इनको प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब देखो स्पेसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है 2025 में। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, देख लो नाम ही दे दिया, पिकाक टरेंटुला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब ये भी नाम देखो ना किस तरह से अटपटा है। पूछा ना, उसी तरह से जो 3-4 स्पेसीज का नाम जो हमने पढ़ा, हो सकता है कि उसमें से कोई स्पेसीज दे दे और क्वेश्चन बना के पूछ दे, तो आपको याद रखना है। तो कह रहा पिकाक टरेंटुला क्या है, तो क्या यह एक सर्वभक्षी पुरुष कवची है, तो एक सर्वभक्षी पुरुष कवची नहीं है। इसमें क्या है, ये गलत है, तो ये गलत है। फिर कह रहा है इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। हाँ, कुछ वनों तक ही सीमित है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है, वृक्षीय जाति, देखो वृक्षीय जाति यानी वृक्ष पे रहता है, ये भी सही है। तो इसमें ना दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। ये इस बार 2025 नहीं, पिछले बार 2025 में क्वेश्चन आया था। पिकाक टेरेंटुला। अब देखिए, अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है बेसिकली साइट्स परियोजना से रिलेटेड है, साइट्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और ये भी द हिंदू का ही न्यूज़ है। तो बेसिकली क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो
बेसिकली बोल सकते हैं कि ईपीएफओ जो लेबर मिनिस्ट्री में काम करता है, जो जो रोजगार करने वाले हैं ना, जो लेबर लोग होते हैं, तो बेसिकली उनकी जो प्रोविडेंट फंड को मैनेज करता है, उसके संदर्भ में जो डेटा है, बेसिकली क्या करना है, इस परियोजना के अंतर्गत, साइट परियोजना के अंतर्गत देशव्यापी डेटाबेस को एक तरह से एकीकरण करना है, यानी यूनिफाई करना है। जितने भी डेटा है ईपीएफओ के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में, अलग अलग संस्थाओं के संदर्भ में, सब डेटा को एक तरह से सेंट्रलाइज करना है, और इसी संदर्भ में ये साइट्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो हम साइट्स प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ईपीएफओ के बारे में पढ़ लो, क्योंकि ईपीएफओ इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ का अलग से एग्जाम भी होता है। तो ईपीएफओ का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। बेसिकली ईपीएफओ क्या है? भारत सरकार का एक वैधानिक, देख लो, स्टेचुअरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संसद के अधिनियम के जरिए बनाया गया है, जो क्या करता है, संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी है ना, उसकी जो भविष्य निधि है, प्रोविडेंट फंड है, जो पेंशन है, जो बीमा है, ऐसी पेंशन बीमा जैसी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ना, जो सर्विस है, वो प्रदान करता है। ध्यान रखना, ईपीएफओ क्या है? जो औपचारिक है ना, जो संगठित क्षेत्र है ना, उसमें जो कर्मचारी लोग हैं, उसकी डेटा को, है ना, उसके डेटा किस संदर्भ में? तो जो प्रोविडेंट फंड है, जो पेंशन है, जो कोई बीमारी, कोई बीमा है, उससे संबंधित जो डेटा है, उसको एक तरह से मेंटेन करता है। कब बना? 1952 में बना, इस अधिनियम के जरिए बना। देखो 1952 का। किस मिनिस्ट्री में है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, यानी श्रमिक मंत्रालय में है। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ये याद रखना। उद्देश्य क्या है? देख रहे हैं, पीएफए का उद्देश्य क्या है? कि प्रोविडेंट फंड को मैनेज करना, है ना, रिटायर के बाद उसको आर्थिक सुरक्षा मिल सके, ये सुनिश्चित करना था कि पेंशन, बीमा, कर्मचारी और उसके परिवार को पेंशन और बीमा का लाभ उपलब्ध कराना। ये सब दायित्व किसका है? ईपीएफओ का। तो अब जब से ईपीएफओ क्या कर रहा है? प्रोविडेंट फंड मैनेज कर रहा है, ठीक, पेंशन मैनेज कर रहा है, पेंशन भी दे रहा है, फैमिली सबको बीमा भी दे रहा है। अब इस के संदर्भ में ना बोलते हैं कि डेटा, बहुत सारा डेटा जनरेट होता है ना, बहुत सारा डेटा है, और डेटा क्या है? अलग अलग जगह पर स्टोर है, अलग स्टेट में है, अलग कंपनी के पास है, ठीक, अलग कोई इंस्टीट्यूशन हो सका उसके पास है। तो क्या करना है? साइट्स प्रोजेक्ट के जरिए इन सभी अलग अलग डेटा को एक जगह स्टोर करना, यानी सेंट्रलाइज्ड माध्यम से एक तरह से एक्सेस करना है, स्टोर करना है, ये कोशिश है। इसी वजह से साइट्स परियोजना लागू की गई है। तो देखो कि साइट्स परियोजना ईपीएफओ की सेवा वितरण प्रणाली के व्यापक तकनीक और संरचनात्मक एक तरह से आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना के तहत क्या होगा? पुरानी जो डिसेंट्रलाइज्ड और जो अधिक खंडित यानी फ्रेगमेंटेड जो प्रणाली है ना, उसको समाप्त कर इंटीग्रेटेड यानी सिंगल सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस को स्थापित करेगा, और डेटा को एक तरह से बोल सकते हैं कि डेटा की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इस वजह से ये आया है। वही है, साइट्स परियोजना कौन देखेगा? ईपीएफओ देखेगा। ईपीएफओ कहाँ पे? लेबर मिनिस्ट्री में, ये याद रखिए। तो अगर साइट्स परियोजना पूछे किससे रिलेटेड है, तो देखो एक साइट्स परियोजना हम पढ़ते हैं, उसमें एक साइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट में, यहाँ पर जो साइट्स है वो ईपीएफओ से रिलेटेड है। तो अगर साइट्स प्रोजेक्ट की बात करें तो बोल देना कि ये ईपीएफओ से रिलेटेड है। क्या करना है? डेटा को इंटीग्रेटेड तरीके से उपलब्ध कराना है, सुनिश्चित करना है। ठीक है, लास्ट आर्टिकल है हमारा कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे समझो, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसका मतलब क्या है? आपराधिक न्याय प्रणाली, है ना। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब क्या? इंटरऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली। अब जैसे मान लो कि कोई क्राइम हुआ, एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसने कोई क्राइम किया, कोई अपराध किया, तो अपराध करेगा तो सबसे पहले क्या होगा? पुलिस रोल में आएगा, पुलिस जांच करेगा, ठीक, जांच करेगा तो फिर ये कुछ डेटा मेंटेन करेगा, कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, फिर ये जाएगा कोर्ट में, कोर्ट मामले की जांच पड़ताल या सुनवाई करेगा, तो यहाँ पर भी कुछ डेटा या, है ना, रिपोर्ट्स बोल सकते हैं कि प्ले में आ रहा है। फिर ये मान लो चला गया फॉरेंसिक, फॉरेंसिक में जांच के लिए कुछ किया, तो यहाँ भी क्या होगा? कुछ डेटा होगा जो रोल में आएगा।
तो होता क्या है कि जैसे मान लो एक ही पर्सन का क्राइम है, ठीक? अब उसके संदर्भ में अलग-अलग डेटा अलग-अलग एजेंसी के पास है। तो अगर मान लो इस व्यक्ति के अपराधों की जाँच-पड़ताल करनी है, तो मुझे पुलिस के पास जाके कुछ डेटा लेना होगा, कोर्ट जाके वहाँ से कुछ डेटा लेना होगा, फोरेंसिक जाके यहाँ से कुछ फोरेंसिक लैब जाके कुछ डेटा लेना होगा। इन सब समस्याओं की वजह से कि अलग-अलग एजेंसी के पास डेटा है एक ही क्राइम से रिलेटेड, इससे क्या होती है डेटा कलेक्ट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। इन्हीं समस्या को दूर करने के लिए ये पहल लॉन्च किया गया है कि डेटा को सेंट्रलाइज़्ड करो, इंटरऑपरेबल सुनिश्चित करो, मतलब डेटा का जो एक्सेसिबिलिटी है, वो सुनिश्चित हो सके और एक ही जगह इकट्ठा होगा, तो कितना अच्छा होगा कि डेटा के संदर्भ में कोई भी जानकारी हम अच्छे ढंग से ले पाएँगे। ठीक है? यानी क्राइम से रिलेटेड जो अलग-अलग डेटा है ना, उसको एक तरह से सेंट्रलाइज़ करना है। आपस में वो बोल सकते हैं कि आदान-प्रदान हो सके। इसकी जो मैकेनिज़्म है, उसको सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। देख रहे हो? कि गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का देशव्यापी क्रियान्वयन निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। ये पहले एक तरह से चल रहा है, अभी ये एक तरह से इनका जो क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसको सुनिश्चित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्या है कि 1 जनवरी 2027 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो आपराधिक जाँच है और जो न्यायिक ट्रायल्स है ना, जो डिजिटल रिकॉर्ड है, उस सब को इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पहल के तहत रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा ताकि एक दूसरे है ना कोई विभिन्न एजेंसी है वो आपस में डेटा शेयर कर सके। ठीक है? यानी इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है? तो भारत सरकार की एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्रणाली है, जो पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन, है ना? प्रोसिक्यूशन, फोरेंसिक प्रयोगशाला को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़ती है, देख रहे हैं? ताकि आपराधिक मामलों से संबंधित जानकारी का सुरक्षित और त्वरित और निर्बाध आदान-प्रदान हो सके। इसका उद्देश्य क्या है? आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज़, दक्ष और डिजिटल बनाना है, ताकि डेटा का एक्सेस में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझना है कि जैसे मान लो कोई हत्या हुआ, ठीक? तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, गिरफ्तार करती है। फॉरेंसिक लैब में जाके तो डीएनए सैंपल या साक्ष्य का रिपोर्ट होगा, है ना? चार्जशीट बनता है। न्यायालय में जाएगा तो एक तरह से दस्तावेज यानी जो रिपोर्ट है वो दिखता है। फिर जेल जाएगा तो जेल प्रशासन भी कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करता है। आईसीजीएस क्या करता है? इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन सभी विभागों का जो अलग-अलग कागज़ भेजने की जो आवश्यकता है, उसको ख़त्म करता है और सभी डेटा को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर, सभी विभागों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जोड़ेगा और वहीं पर वो डेटा एक क्राइम से संबंधित जो है उसको अपलोड करेगा। तो फिर इस क्राइम से संबंधित डेटा आपको अलग-अलग जानने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर जाके आप ले सकते हैं और सारी जानकारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो क्या होगा? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, जो न्याय सुनिश्चित हो सके किसी भी क्राइम के संदर्भ में, वो त्वरित ढंग से हो पाएगा। तो देख रहे हैं पुलिस को जोड़ेगा, पुलिस डिपार्टमेंट को, ई कोर्ट कोर्ट को जोड़ेगा, प्रिजन को जोड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को जोड़ेगा, फोरेंसिक लैब को जोड़ेगा, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश है ताकि डेटा में समन्वय स्थापित हो सके और डेटा पारदर्शी हो, डेटा का आदान प्रदान सुनिश्चित हो सके आसानी से। यानी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि एक डेटा एक बार प्रविष्ट, यानी इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है कि एक ही जानकारी को बार-बार दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त करना है। किसी आपराधिक मामले से संबंधित जो डेटा है केवल एक ही बार डिजिटल प्रणाली में दर्ज होगा और वही डेटा पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल और फोरेंसिक लैब में उसका यूज़ होगा और कोई भी डेटा ऐड भी करना है तो उसको डायरेक्ट आप अपलोड कर दो। ठीक है? ये उद्देश्य है। फिर इससे क्या होगा कि अगर डेटा का एक्सेस सुनिश्चित होता है और एक ही डेटा बार-बार अपलोड हो रहा है और उस डेटा का एक्सेस, है ना? फोरेंसिक लैब वाला डेटा भी वहीं पर है, कोर्ट वाला डेटा भी वहीं पर है, पुलिस का भी रिकॉर्ड वहीं पर है ना? प्रोसिक्यूशन का भी रिपोर्ट वहीं पर है, जेल का, प्रिजन का भी रिपोर्ट वहीं पर है। तो इससे क्या होगा कि स्मार्ट पुलिसिंग को हम बढ़ा सकते हैं, है ना? स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देना। तो बेसिकली आईसीजीएस का उद्देश्य बिखरे हुए कागजी जो अभिलेख है ना, उसकी जगह डेटा आधारित, बुद्धिमत्तापूर्ण और पेपरलेस आपराधिक न्याय प्रणाली विकसित करना। इस प्रणाली में डेटा जो एनालिटिक्स है और डिजिटल तकनीक का उपयोग कर अपराधों की बेहतर निगरानी हो सकेगी, त्वरित जांच हो सकेगी, इफेक्टिव तरीके से निर्णय हो पाएगा और शीघ्र, है ना, त्वरित रूप से एक तरह से न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। और यही अगर त्वरित रूप से न्याय सुनिश्चित होगा तो यही तो स्मार्ट पुलिसिंग का उद्देश्य है, यानी स्मार्ट पुलिसिंग हो पाएगा। स्मार्ट पुलिसिंग हो पाएगा तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
को हम और अच्छा बना पाएँगे। मालिमत समिति थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि अगर भारत में न अपराधों के जो दर है उसको कम करना है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफ़ॉर्म करो। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफ़ॉर्म करने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है उसको एक तरह से मेंटेन करना है, उसको आगे बढ़ावा देना है। और इन्हीं उद्देश्य की वजह से गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था और बोल रहे हैं कि 1 जुलाई 2027 से, है ना, जो डेट था, है ना, डेट क्या था? 1 जुलाई 2027 से ये सारे जो भारतीय न्याय संहिता, ये सब जितने भी रिकॉर्ड है, सब क्या होगा? नहीं, 1 जनवरी 2027 से ये जितने भी भारतीय न्याय संहिता, ये सब क्या होगा? इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माध्यम से सारा डेटा एक ही जगह उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है? तो आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज पूरे सेशन हमने 5 आर्टिकल डिस्कस किया और ये पाँचों के पाँचों आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है? हर आर्टिकल से रिलेटेड जो भी काम की चीज़ें थी, हमने उसको समझाया। किसी किसी आर्टिकल में यूपीएससी ने क्वेश्चन किस टाइप के पूछा है, उस क्वेश्चन का ट्रेंड भी आपको दिखाया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो रहा होगा और आपकी पढ़ाई को, करंट अफेयर्स की जो तैयारी है, उसको आसान बना रहा होगा। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट है, उनके जो करंट अफेयर्स को लेकर जो डाउट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकें और हिंदी मीडियम के रिजल्ट को आसान बना सके या बेहतर बना सके। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से जाए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी करिए और कोई सजेशन देना है तो भी कमेंट करें ताकि हम उसको और बेहतर बना सकें और जो आपके डाउट है उसको दूर कर सकें। ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।